सभी का सुबह 8 बजे की खबरों में मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव की। तो अब तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो गई है। इन चुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। खबर है कि समाजवादी समर्थित उम्मीदवारों को ज्यादा सीट मिली है। रिजल्ट के मुताबिक बीजेपी समर्थित 679 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि एसपी के 742 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। जबकि बीएसपी की बात की जाए तो इसके समर्थित जो दल थे 320 उम्मीदवारों को यहां पर विजय मिली है, लेकिन निर्दलीय और अन्य दल मिलाकर करीब 1309 लोगों को जीत हासिल हुई है। और जौनपुर के जिला पंचायत की 83 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए। यहां पर एसपी की 41 सीटों पर जीत हुई है। बीजेपी को 15 सीटों पर विजयी हासिल हुई है। बीएसपी की 10 सीटों पर जीत हुई है, जबकि 17 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। और अगर बांदा की बात की जाए तो यहां पर जिला पंचायत की 30 सीटों पर नतीजे अब घोषित कर दिए गए हैं। बीएसपी की 10 सीटों पर जीत, बीजेपी की 7, एसपी की 4 सीटों पर जीत हुई है, जबकि निर्दलीयों का जो कब्जा रहा है वो 6 सीटों पर रहा है। तो कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर एक तरह से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और इन पंचायत चुनाव में एसपी जो है वो बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से प्रशांत और गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल जोड़ आए हैं। प्रशांत, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। तस्वीर करीब साफ हो चुकी है। एसपी के समर्थित जो जितने प्रत्याशी हैं उनकी ज्यादा जीत यहां पर देखने को मिली है। लखनऊ में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से अगर बात करें तो पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो सपा और आरएलडी का जो गठबंधन था, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है। प्रशांत, आपके पास आएंगे जब आवाज थोड़ी सी ठीक हो जाती है। रामगोपाल के पास पहले चलेंगे। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर तो बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में वहां पर भी जो एसपी है वो सेंध लगाने में कामयाब रही है और जबरदस्त टक्कर यहां पर देखने को मिली। बिल्कुल, यहाँ पे जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जब अभी तक जितने भी पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अगर हम पिछले चुनाव की तुलना में आज की बात करें तो बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और जो देर रात तक नतीजे घोषित हुए थे उसके हिसाब से 20 से अधिक सीटों पर बीजेपी विजयी घोषित हुई थी। हालांकि बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है वो ये दावा कर रहे थे कि करीब 35 सीटें हम जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 20 सीटों पे जो है 20 सीट के विजयी होने की अपना ऐलान कर दिया था। बसपा 10 सीटों पे दावा कर रही थी। कांग्रेस ये मान रही थी कि हम 44 सीटों पे बेहतर लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। वहीं निषाद पार्टी भी 2 सीटों पे जीत का दावा कर रही थी। तो कुल मिला के अभी जो जीत के दावे हैं पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी वो निर्दलियों के हाथ में होगी। और सिर्फ गोरखपुर की ही बात नहीं है, गोरखपुर और बस्ती मंडल, दोनों मंडलों की अगर हम बात करें, पूर्वांचल के इस उत्तरी हिस्से की बात करें तो इन दोनों मंडलों में जो है निर्दलियों के हाथ में कुर्सी होगी जिला पंचायत अध्यक्ष की। कुशीनगर में तो आधे से अधिक निर्दलीय जीत गए हैं। इसी तरीके से बस्ती जिले की अगर हम बात करें तो वहां पे भी आधे से अधिक निर्दलीय, आधे के करीब निर्दलीय जीत चुके हैं। संत कबीर नगर में कोई भी राजनीतिक दल जो है दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, वहां भी राजनीतिक दल वहां भी निर्दलियों के हाथ में है। सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, इन सभी जिलों में निर्दलियों के हाथ में जो है इस बार चाबी है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में बीजेपी को बढ़त है। और तो रामगोपाल, हम ये माने जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अलग अलग जनपद में निर्दलियों के हाथों में अध्यक्ष पद की चाबी है, तो ये जो चाबी होगी वो किस ताले में लगेगी, वो निर्दलीय ही निश्चित करने वाले हैं। बिल्कुल वो निर्दलीय ही निश्चित करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे कौन काबिज होगा और कौन बैठेगा। लेकिन अभी तक का ये ट्रेंड रहा है कि जिसकी सत्ता होती है और जिसकी सरकार बनने की संभावना अधिक होती है तो निर्दलीय जो है वो उसी के पक्ष में अधिकतर चले जाते हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि
आज जब पूर्णतः रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर एक गुणागणित तेज होगी अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए, और उस गुणागणित में निर्दलीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और चूंकि बीजेपी की सरकार है तो इसकी तरफ निर्दलियों का झुकना स्वाभाविक है, और कई ऐसे बागी भी बीजेपी के हैं जो जीत गए हैं, तो पार्टी अब उनको मना भी लेगी। लेकिन रामगोपाल, एक बात है, ठीक है कि जिसकी सत्ता होती है, और अमूमन देखा ऐसा गया, एक ट्रेंड है कि जो अध्यक्ष पद होता है वो उसी के हिस्से में जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जान फूंकने और उनके कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा ग्रामीण इलाकों की ही पार्टी रही है। भाजपा के बारे में कहा जाता था कि ये शहरी इलाकों की पार्टी थी, पिछले कुछ सालों से इसका ट्रेंड जरूर बदला था, और पहली बार शायद इसीलिए इसने जिला पंचायत की चुनाव में उतरने का फैसला किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो जड़ें हैं वो ग्रामीण इलाकों में मजबूत हैं, बेहद मजबूत हैं, और इस बार समाजवादी पार्टी ने यह दिखाया भी कि अभी भी हम ग्रामीण इलाकों में मजबूत हैं, और इस जीत ने समाजवादी पार्टी को एक संजीवनी सी दी है। 2022 के चुनाव के पहले जो ये जीत मिली है, ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। अब उसके जो कार्यकर्ता घरों में बैठे हुए थे, अब उत्साह से वो लवरेज है, और लगातार वो अपने समर्थकों के लिए जो है बाहर आ रहे हैं, अपने नेताओं के लिए बाहर आ रहे हैं, और अब यहीं से 2022 की तैयारी भी तेज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि अब आने वाला 2022 का जो तो चुनाव अगर होगा, पंचायत चुनाव की बात की जाए, अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए, तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी अच्छा फाइट दे रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में ये फाइट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो खैर वक्त का हमको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामगोपाल। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव में हार के साइड इफेक्ट की। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से हिंसा की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कहीं पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, तो कहीं लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। कानपुर में तो फायरिंग में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हरदोई में हार से बौखला गए लोग और एक दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है। औरैया में चुनावी रंजिश में पूर्व फौजी की मौत के उसको घाट उतार दिया गया है। हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधानी चुनाव जीते और हारे प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर पहुंच करके घायलों को इलाज के लिए हरदोई भेजा है, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरदोई में इलाज के दौरान दिनेश की मृत्यु हो गई है। उधर औरैया के बेला थाना क्षेत्र के महू गांव में चुनावी रंजिश में पूर्व फौजी की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। कुछ दिन पहले ही आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फौजी मनोज सिंह ने पूर्व प्रधान सुमित सिंह समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज कराया था और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव कन्हेनी में चुनाव परिणाम आने के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आरोप के मुताबिक हार के बाद बौखलाए दूसरे पक्ष ने जीते हुए प्रत्याशी के घर में घुसकर जमकर लाठी डंडे चलाए। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव सिकंदरपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मार दी गई। इन्हें गंभीर हालत में फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर में बंटू नामक शख्स चुनाव हारने के बाद बौखला गया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक में रीकाउंटिंग के दौरान बवाल हो गया और इस दौरान पुलिस और लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर मारने की कोशिश की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और इसके बाद आरोपियों ने आग भी लगा दी। समझाया गया और इन्हें हटाने का प्रयास किया गया रोड पर 2 घंटे बाद, तो इनके द्वारा पुलिस को पथराव किया गया, फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया और उसमें से काफ़ी लोगों को जो मौके पर थे गिरफ्तार किया गया। उसमें महिलाएं भी थीं जो गिरफ्तार की गई हैं और
कन्हैया को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ जो अन्य लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अभी मौके पर शांति है और इसमें कुछ लोग जो मोटरसाइकिल से आए थे उनकी मोटरसाइकिलें भी मौके पर छूट गई थी, उन्हें सीज किया गया है, गाड़ियों को सीज किया गया है और उनके नंबर से पता लगाया जाएगा कि कौन उपद्रव करने वाले कौन लोग थे। और आजमगढ़ के बरहद थाने के क्षेत्र में पंचायत चुनाव के बाद चुनावी रंजिश का मामला सामने आया। आरोप है कि वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल तनाव को देखते हुए पुलिस बल मौके पर अब भी तैनात है। मरे भी है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। नहीं, केहू ना खाली हमारे परिवार मारे हैं। अच्छा, कितने लोग घायल मरे हैं? कितने लोग मरे हैं? मारे लोग दो लोग। आपका नाम क्या है? एक प्रीति, एक पूनम, एक प्रीति, एक। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए लगातार संसाधनों को जुटाने में लगी हुई है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। योगी सरकार लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 450 बेड के अटल बिहारी वाजपेयी कोरोना अस्पताल को बनाया है, जो आज से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खुल जाएगा। इस अस्पताल को डीआरडीओ की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। वेंटिलेटर की भी सुविधा है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसके साथ ही योगी सरकार लगातार कोरोना मरीजों की जांच तेजी से बढ़ा रही है, जिससे पता चल रहा है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, मतलब है कि कोरोना मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। और योगी सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने और लोगों के इलाज में बेहतरी लाने के लिए एक पैनल का गठन कर दिया है, जो सरकार को समय समय पर कोविड से जंग जीतने की रणनीति तैयार करेगा और सरकार को सलाह देगा। इसके लिए सरकार ने लखनऊ पीजीआई केजीएमयू के प्रमुख समेत 14 सदस्यों को पैनल में जगह दी है, जिसमें बीएचयू और एसएसपीएच के स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। इस समिति को बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था, जो अब जमीन पर आ गई है। योगी सरकार आज से गांव-गांव कोरोना टेस्ट करने जा रही है और इस अभियान के लिए 97,000 राजस्व गांवों को चुना गया है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा मेडिकल किट बांटी जाएगी। इस दौरान अगर कोई कोरोना मरीज मिलता है तो तुरंत गांव में ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही दवाई के साथ आयुष काढ़ा भी दिया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जा रहा है, ताकि अभियान को सफल और उसमें तेजी भी लाया जा सके। कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी और तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत अपराध है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। इस दौरान कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक हलफनामा दायर किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, साथ ही साथ आगरा के सेंटरों का भी सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव की मदद से कोर्ट में सबमिट किया जाए। और इसके साथ ही 9 जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज ने भी जानकारी कोर्ट में पेश की है। इस दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जनरल ने 2 दिन की मोहलत मांगी है और सरकार ने इस दौरान कोविड से लड़ाई को लेकर अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। सरकार ने बताया कि प्रदेश में 17,614 आइसोलेशन बेड इस वक्त उपलब्ध हैं। साथ ही 5510 आईसीयू और एसडीयू बेड भी अस्पतालों में उपलब्ध है और 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू बढ़ाने की जानकारी भी दी गई। अब इस मामले में 7 मई को सुनवाई होनी है। लखनऊ में नाका हिंडोला पुलिस ने 700 के सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। खबर है कि पुलिस ने 4 आरोपियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया, जिनके पास ऑक्सीजन के 5 जंबो सिलेंडर मिले, जो लोगों को महंगे दाम पर बेचकर मोटी रकम वसूला करते थे। और लगातार इस तरह के काम के बाद पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की और 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए।
के बाद लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। योगी सरकार अब मृतकों के परिजनों की मदद आर्थिक तौर से करेगा। सरकार ने इस बात के निर्देश दिए हैं। डीएम को सरकार ने आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। सरकार ने अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लिस्ट तैयार करने को कहा है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचित आयोग की मदद से ये पैसे दिए जाएंगे। कोरोना से चुनाव ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी और मृत कर्मचारियों की RT-PCR रिपोर्ट भी इसमें लगानी जरूरी होगी, तभी आर्थिक मदद की जाएगी सरकार की तरफ से। और वाराणसी से बड़ी खबर है। यहां पर कोरोना को लेकर बाबा विश्वनाथ न्यास की मदद काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने की है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सहयोग राशि यहां पर दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी ये सहयोग दिया गया है। तो वाराणसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, कोरोना को लेकर बाबा विश्वनाथ न्यास की मदद काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने अब मदद की है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सहयोग राशि देने की बात कही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये सहयोग राशि दी जाएगी। और अब बात रिलायंस की, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाली कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस अस्पताल की है जिसका शुभारंभ हुआ है, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये कोविड अस्पताल है जहां पर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज CM विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात।